हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजों के बारे में। अगर आप न्यूजीलैंड या किसी भी और कंट्री में पढ़ने, घूमने या रहने के लिए जा रहे तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करने के बाद ही घर से निकलना चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि उन सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर करूं। विदाउट अ डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशियन के साउथ वेस्ट में एग्जिस्ट करती है और ऑस्ट्रेलिया से इसकी दूरी करीब 1600 किलोमीटर के आसपास है। न्यूजीलैंड इतनी छोटी कंट्री है कि कई बार वर्ल्ड मैप में भी इसकी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई जाती। आप लोकेट नहीं कर सकते न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के बनने की स्टोरी उतनी ही ड्रामेटिक है जितनी इंडिया की है। इंडिया के बारे में जैसे हम सुनते हैं कि जमीन का टुकड़ा बहते बहते आया, एशिया से टकराया, फिर हिमालय बना और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट बन गया। ऐसे ही न्यूजीलैंड के बारे में स्टोरी है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक महाद्वीप या कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था गोंडवाना। इस गोंडवाना महाद्वीप में बहुत सारे वॉल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज चलती रहती थी, यानी कि ज्वालामुखी फटते थे और अर्थक्वेक्स आते थे। इन एक्टिविटीज के कारण गोंडवाना नाम का महाद्वीप पानी के नीचे डूब गया। पानी में डूबने के बाद भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है वो चलती रही, जिसके कारण डूबे हुए गोंडवाना से एक टुकड़ा अलग हुआ और वो बहते बहते वहां तक पहुंचा जहां पर आज न्यूजीलैंड एग्जिस्ट करता है। गोंडवाना आइलैंड से अलग हुए टुकड़े को कहा जाता है ज़ीलैंडिया। कहते हैं कि ज़ीलैंडिया में जो वॉल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज कंटिन्यू रही, उसके कारण जमीन का एक टुकड़ा ज़ीलैंडिया से उभर कर पानी के ऊपर आ गया और इसे नाम दिया गया न्यूजीलैंड का। तो जो एडवर्टाइजमेंट चलती है कि न्यूजीलैंड पानी के नीचे डूबा हुआ है, ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड पानी के नीचे नहीं डूबा है, ज़ीलैंडिया पानी के नीचे डूबा हुआ है, न्यूजीलैंड पानी के ऊपर ही है। बट ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो लोग इसे मार्केटिंग के लिए तो यूज करते ही हैं, टूरिज्म पर्पस के लिए, लेकिन रील्स में भी यूज करते हैं व्यूज वगैरह लाने के लिए। आज भी न्यूजीलैंड में वॉल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज चलती रहती है। यहाँ पे करीब 20,000 से ज्यादा अर्थक्वेक्स हर साल नोटिस किए जाते हैं। न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक से रिलेटेड एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, तो अगर आप उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज वो वीडियो चेक करिए। न्यूजीलैंड आज एग्जिस्ट करता है दो आइलैंड मासेस के तौर पे। ऊपर वाले आइलैंड को कहा जाता है नॉर्थ आइलैंड, नीचे वाले आइलैंड को कहते हैं साउथ आइलैंड। दोनों आइलैंड के बीच में जब पानी बहता है उसे कहा जाता है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट को आप क्रॉस कर सकते हैं यूजिंग फेरीज। इंटर आइलैंडर और ब्लूबर्ड दो कंपनीज कुक स्ट्रेट के बीच में फेरीज ऑपरेट करती है। अगर आप न्यूजीलैंड में रोड ट्रिप कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन फेरीज का यूज कर सकते हैं। अपनी कार को फेरीज के थ्रू दोनों आइलैंड के बीच में लेके आ जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों ही आइलैंड में आपको बहुत सुंदर लैंडस्केप दिखेगा और काफी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट। नॉर्थ आइलैंड में आपको डेड और एक्टिव दोनों ही तरीके के वॉल्केनोज दिखेंगे और साउथ आइलैंड में पहाड़ियां ज्यादा हैं। साउथ आइलैंड में सदर्न एल्प्स करके पहाड़ी का नाम है। ये पूरी रेंज साउथ आइलैंड को बीचों बीच से काटती है और बहुत ही सुंदर व्यू देती है। बीचेस दोनों ही आइलैंड में बहुत सुंदर है, पर बीचेस में जाने से पहले वार्निंग पढ़ना, करंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के बीचेस जितने सुंदर हैं, व्यूज जितने सुंदर हैं, उतने ही डेंजरस भी हैं। ऐसा कहते हैं कि करीब 12वीं या 13वीं ईस्वी के आसपास में पॉलिनेशियंस ने न्यूजीलैंड को पहली बार ढूंढा था। इसके बाद 1642 में यूरोपियंस यहाँ पर आए और 1840 में न्यूजीलैंड को ब्रिटिश कॉलोनी डिक्लेयर किया गया ट्रीटी ऑफ वाइतांगी के साइन होने के साथ ही। अब ट्रीटी ऑफ वाइतांगी या 1840 जो है वो न्यूजीलैंड की हिस्ट्री का मेजर ईयर है। इसको मैं यहाँ पर कवर नहीं करूंगी। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप ट्रीटी ऑफ वाइतांगी के बारे में जानना चाहेंगे। अगर हम इंडिया के एक हिस्टोरिक इवेंट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली पार्टीशन वो एक इवेंट होगा। ऐसे ही न्यूजीलैंड का 1840 में साइन हुआ ट्रीटी ऑफ वाइतांगी का जो इवेंट है उसने न्यूजीलैंड के फ्यूचर को, एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। आज भी 1840 में साइन की हुई ट्रीटी ऑफ वाइतांगी न्यूजीलैंड में एग्जिस्ट करती है और आई विल ट्राई कि अगर जहां पर ट्रीटी रखी है वहां पर मैं शूट कर सकूं, तो विजिट करने के लिए नहीं लेकिन वहां पे फिल्म करने के लिए शायद मुझे परमिशन लगे। न्यूजीलैंड में टेम्परेट क्लाइमेट है, तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर करीब 20 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में बहुत जल्दी आता है। आप 20 डिग्री से 8 डिग्री तक कब पहुंचेंगे यू विल नेवर नो। इसीलिए कहते हैं कि न्यूजीलैंड में जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हर मौसम के लिए तैयार रहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी मस्ट टू पैक इन योर बैग, ताकि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, फ्लाइट से 7 kg के बैगेज के साथ भी जाना चाह रहे हैं, मिनिमम बैगेज कैरी करना चाह रहे हैं, तो भी आपके पास सारे इसेंशियल्स हो। न्यूजीलैंड में 4 वेदर एग्जिस्ट करते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। जून से अगस्त के बीच में चलती है विंटर, सितंबर से शुरू हो जाती है स्प्रिंग, दिसंबर से शुरू हो जाता है समर
समर और मार्च मिड या मार्च एंड के आसपास शुरू हो जाता है ऑटम। अगर आप न्यूजीलैंड में सबसे सुंदर लैंडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है क्वींसटाउन, उसके बाद आता है क्राइस्टचर्च, फिर आता है वेलिंगटन जहाँ पे बीचेस ज्यादा दिखते हैं आपको, और लास्ट में आता है ऑकलैंड। नॉर्थ आइलैंड की मेन सिटीज हैं ऑकलैंड, हैमिल्टन, पामर्स्टन नॉर्थ और वेलिंगटन। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का कैपिटल था 1841 से 1865 तक, यानी ट्रीटी ऑफ वाइतांगी के साइन होने के बाद ऑकलैंड को कैपिटल रखा गया था न्यूजीलैंड का, लेकिन 1865 के बाद वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल बन गया। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की इवन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा विंडीएस्ट सिटी भी है और यहाँ पर हवा की स्पीड 140 to 160 किलोमीटर पर आवर तक भी जाती है, और अगर हवा की स्पीड 140 किलोमीटर के ऊपर चली गई है तो रोड अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं, हाईवेज वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, स्पेशली ऑन हिली रोड। अगर आप वेदर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेट सर्विस की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आप वेलिंगटन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेट लिंक की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही सिमिलर नाम है, इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन के बारे में। न्यूजीलैंड में जनगणना या सेंसस हर 5 साल में कंप्लीट किए जाते हैं। लास्ट सेंसस कंप्लीट हुआ था इन 2023। जब जनगणना होती है तो आपके लेटर बॉक्स में एक फॉर्म सा भेज दिया जाता है, आपको सारी डिटेल्स भर के सिर्फ भेजना होता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या यहाँ पर रहने के लिए आए हैं वर्क वीजा पे तो आपको जनगणना का पार्ट बनना पड़ता है। हालांकि सेंसस या जनगणना 5 साल में की जाती है, लेकिन स्टैट्स न्यूजीलैंड पे आपको ईयरली डाटा मिल जाता है। मार्च 2025 के हिसाब से न्यूजीलैंड की करंट पॉपुलेशन है करीब 5.3 मिलियन के आसपास, और इसमें मेल्स और फीमेल्स का नंबर मोर और लेस सिमिलर है। टोटल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा आते हैं यूरोपियंस जो कि अराउंड 68% के आसपास है। फिर जनसंख्या आती है चाइनीज और इंडियंस की जो कि 30% के आसपास रहती है, और बाकी बचे हुए लोग यहाँ के मूलभूत निवासी हैं। न्यूजीलैंड के मूलभूत निवासी जो है उन्हें माओरीज कहा जाता है, लेकिन जो न्यूजीलैंड के सिटीजन्स हैं उन्हें किवीज या न्यूजीलैंडर्स का नाम दिया जाता है। न्यूजीलैंड की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस चलती हैं। ऑब्वियसली पहली इंग्लिश है, सेकंड आती है माओरी जो यहाँ के नेटिव या मूलभूत निवासियों की लैंग्वेज है। लोगों को और लैंग्वेज को दोनों को ही माओरी कहा जाता है। माओरी लैंग्वेज की जो वर्बल लैंग्वेज है या फिर मौखिक भाषा है उसे कहते हैं टेरियो। माओरी में लिखित भाषा को कभी भी एक फॉर्मल नाम नहीं दिया गया। तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज न्यूजीलैंड की है न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। अगर आप नोटिस करेंगे तो किसी भी मिनिस्टर की जब कोई फॉर्मल स्पीच चलती रहती है तो पीछे कोई ना कोई उसे साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता रहता है। ये न्यूजीलैंड में एक अच्छा करियर भी है। अगर आपने किसी भी जगह की साइन लैंग्वेज सीखी है, किसी भी कंट्री की साइन लैंग्वेज सीखी है, तो आप न्यूजीलैंड में सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छा करियर ग्रोथ हो सकता है। न्यूजीलैंड में हर तरीके के सेक्टर में लोग काम करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ सेक्टर ये सारे काफी टाइट सेक्टर हैं। इट मीन्स यहाँ पर जॉब मिलना भी आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग हैं नहीं यहाँ पे काम करने के लिए। अगर आपने किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग डिग्री की है इंडिया से, हेल्थ सेक्टर में किसी जगह काम किया है या एजुकेशन ली है, चाहे वो नर्सिंग लेवल पर हो चाहे वो न्यूरो साइंस लेवल पर हो, न्यूजीलैंड में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। हाउएवर ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ और आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज्यादा अच्छी सैलरी वगैरह मिलती है, इसलिए कई लोग जो न्यूजीलैंड आते भी हैं इन सेक्टर्स में जॉब करने के लिए वो कुछ टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया मूव करना प्रेफर करते हैं। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी की बात करें तो क्योंकि ये एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, यहाँ की इकोनॉमी मेजरली डिपेंड करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। मैं 2023 का डाटा शेयर कर रही हूँ, लेकिन नंबर मोर और लेस हर साल सेम ही रहते हैं। न्यूजीलैंड का इंपोर्ट सेक्टर करीब 70 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स के आसपास रहता है ईयरली, और एक्सपोर्ट डाटा करीब 82 बिलियन के आसपास रहता है। न्यूजीलैंड से ज्यादातर चीजें जो एक्सपोर्ट की जाती हैं वो है फॉरेस्ट्री से रिलेटेड मनुका हनी या वुडन लॉग्स, मीट से रिलेटेड बीफ और लैम्ब के मीट, और डेयरी से रिलेटेड चीज, एंड ऑब्वियसली वाइन भी इसका एक बड़ा पार्ट है। न्यूजीलैंड के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो वो है चाइना, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया भी एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है न्यूजीलैंड के साथ, और करंट जो गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, वो बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपने देखा होगा कि करंट जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, वो भी मार्च 2025 में इंडिया होकर भी आए थे। लेबर पार्टी जो नेशनल पार्टी की पहले रूलिंग पार्टी थी, उनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी डिफरेंट
इम्पोर्टेंट थी, बट उसके बारे में कभी और बात कर सकते हैं। इंडिया से जो ज्यादातर चीजें इम्पोर्ट की जाती है न्यूजीलैंड में वो है ऑब्वियसली टूरिस्ट। आजकल न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसके बाद आते हैं फार्मास्यूटिकल्स, फिर आते हैं मिनरल्स और फ्यूल्स, ऑयल्स वगैरह, और फिर मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, मटेरियल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। इंडिया को जो चीजें एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड, उसमें आता है ऑब्वियसली टूरिज्म, देन एग्रीकल्चर एंड देन फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि वुडन लॉग्स एंड हनी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हर साल करीब 3.5 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स की इकोनॉमी को जनरेट करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज भी टॉप ग्रेड हैं। मैंने भी यहीं से पीएचडी करी है, साउथ आइलैंड से। न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड में करने के लिए क्या क्या है। बहुत कुछ है न्यूजीलैंड में करने के लिए। सबसे पहली चीज है सीनिक व्यू। आप साल में कभी भी न्यूजीलैंड में आए, न्यूजीलैंड आपको कभी भी बोर नहीं करेगा। बहुत शांत है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे हद से ज्यादा है। अगर आपको एक जगह विजिट करनी है न्यूजीलैंड में, देन क्वींसटाउन, और उसके नीचे ही आता है मिलफर्ड साउंड, वो जगह आपको डेफिनेटली कवर करनी चाहिए। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है क्वींसटाउन में, और क्वींसटाउन एक ऐसी जगह है जो आपको हमेशा ही बहुत ही डिलाइटेड फील कराती है। यहाँ पे व्यूज भी है, वाइनरीज भी है, एक्टिविटीज भी है, तो एक ही जगह में काफी कुछ करने को मिल जाता है। सीनिक ब्यूटी नॉर्थ टू साउथ बहुत प्यारी करती है न्यूजीलैंड में। यहाँ के हाईवेज का स्ट्रेच बहुत लंबा है, तो कई बार सेम व्यू अगर आप 200 किलोमीटर तक देख रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसीलिए आपको ड्राइव भी बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। यहाँ पे न्यूजीलैंड इज अ होम ऑफ फाइन वाइन्स। अगर आप वाइन्स के शौकीन हैं तो विनयार्ड की विजिट्स आपके लिए मस्ट है। बहुत सारे वाइनरीज, विनयार्ड के टूर न्यूजीलैंड में चलते रहते हैं। मार्लबोरो रीजन, सेंट्रल ओटागो रीजन और हॉक्स बे रीजन काफी फेमस है अपनी वाइनरीज और विनयार्ड्स के लिए। हॉक्स बे रीजन को न्यूजीलैंड का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है, तो अगर आप वहां पर कोई वाइन ट्राई करना चाहते हैं, Why not? अगर आप सितंबर के बाद यानी स्प्रिंग के बाद ट्रैवल कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो बहुत सारी जगह एग्रीकल्चर, पोल्ट्री या वाइन शोज भी चलते हैं, तो आप ऐसे किसी इवेंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर एक ही जगह पे आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की वाइन ट्राई करने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में बीचेस की कोई कमी नहीं है। हाउएवर प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप न्यूजीलैंड में किसी भी बीच पे जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह पानी का करंट डिफरेंट होता है। हर जगह आप सर्फिंग नहीं कर सकते, डाइविंग नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड के कुछ फेमस बीचेस हैं। 90 माइल्स बीच बहुत ही लंबा बीच है, जैसा नाम ही सजेस्ट करता है। सनराइज सनसेट बहुत सुंदर होता है। पीहा बीच बहुत सुंदर है। वेव्स बहुत हैवी होती हैं यहाँ पर, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्की भी है ये भी। क्राइस्टचर्च में अगर आप जा रहे हैं तो समनो बीच है, ब्राइटन बीच है। ब्राइटन बीच काफी विंडी रहता है, बट इट इज ब्यूटीफुल बीच, और सनराइज सनसेट यहाँ पर भी बहुत सुंदर होते हैं। न्यूजीलैंड में वाइल्ड लाइफ एडवेंचर भी काफी अच्छी चीज है करने के लिए। यहाँ पे आप वेल वॉचिंग के लिए जा सकते हैं, डॉल्फिन वॉचिंग के लिए जा सकते हैं। इनके गाइडेड टूर्स अलग अलग जगह अवेलेबल हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं प्लीज एक टूर ज्वाइन करना बनता है। मैंने अभी तक वेल या डॉल्फिन वॉच नहीं किया है, तो आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू डू दिस इन फ्यूचर, लेकिन मैंने कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज की हैं, जैसे बंजी जंपिंग, जेट स्कीइंग एंड मे बी अ फ्यू मोर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्टूडेंट कार्ड हर जगह यूज करिए। एक्टिविटीज में आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। न्यूजीलैंड में आ रहे हैं तो न्यूजीलैंड के जू देखना मत भूलिए। यहाँ पर आप कीवी इनकाउंटर डेफिनेटली करना चाहेंगे। कीवी से मेरा मतलब सिटीजन से नहीं है। न्यूजीलैंड की नेशनल बर्ड का नाम भी कीवी है, जो कि अंधेरे में रहती है और काफी हद तक एक्सटिंक्ट हो रही है। इसीलिए कीवीज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। मैंने एक बार कीवी इनकाउंटर किया है क्राइस्टचर्च के ओराना पार्क में। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लेकिन कीवीज के अराउंड आप ज्यादा बोल नहीं सकते और फोटोज और वीडियोस लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओराना पार्क में लायन, जिराफ, अल्पाका, कीवी बर्ड्स, ये हाइलाइट्स थे। मैंने काफी टाइम पहले ये टूर किया था, तो अब मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दैट वन जू फॉर यू। लास्ट में ऑब्वियसली आउटडोर एक्टिविटीज की कोई कमी नहीं है न्यूजीलैंड में। स्कीइंग, ट्रैकिंग, डाइविंग, सर्फिंग, साइकिलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कोशिश करिए कि अपने प्लान, स्पेशली ट्रैकिंग, स्कीइंग वगैरह से रिलेटेड प्लान्स को अंधेरा होने के पहले खत्म कर लीजिए। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स भी आते हैं जो कि न्यूजीलैंड के फॉरेस्ट में हो जाते हैं, और जो सर्च एक्टिविटीज हैं वो अंधेरे में कंटिन्यू नहीं की जाती हैं, और शाम को टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। कुछ चीजें जो मैंने शायद कवर नहीं की वो मैं बता दूं। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, जो कि इंडियन रुपी के हिसाब से करीब करीब
50 रुपए का कन्वर्जन रेट रखता है। अगर आपको 50 या 50 से ऊपर का रेट मिल रहा है तो इट इज अ वेरी गुड एक्सचेंज रेट। न्यूजीलैंड का इमरजेंसी नंबर अगेन 111 यानी 111 है। किसी भी तरीके की इमरजेंसी में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की वेदर अपडेट के लिए मेट सर्विस को चेक कर सकते हैं। किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं वहां के हाईवे की सिचुएशन को डबल चेक कर लीजिए, क्योंकि हाईवे कई बार वेदर सिचुएशन चेंज होने के कारण बंद हो जाते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया से बहुत दूर है, हर कोई यहाँ पे बार बार नहीं आ सकता। ओवरऑल टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अ लॉट ऑफ वीडियोस, मेक लॉट्स ऑफ मेमोरीज। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।